हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी सी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है अरमान फाइनेंशियल। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ तो लगभग लगभग 1800 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मार्केट कैप। अब देखो, कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखने से पहले हम एक बार ओवरऑल सेक्टर को असेस करने की कोशिश करते हैं, सेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्टर में चीजें चल किस तरीके से रहेंगी, क्योंकि मोर और लेस कंपनी भी उसी तरीके से चलेगी। थोड़ा बहुत हमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखने को मिलेगा और फिर हमें असेस करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो कंपनी अपना मोड बना सकती है या नहीं बना सकती। इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी एटलीस्ट अपने सेक्टर में इंडस्ट्री लीडर है भी या नहीं है। चलिए, ये चीज हमें समझ में आ गया। अब देखो, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग सबसे ज्यादा रिस्की और सबसे ज्यादा वोलेटाइल सेक्टर है। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें यील्ड भी सबसे ज्यादा चार्ज करती हुई देखने को मिलती है कंपनियां, कि भाई यहाँ पर कंपनी एनुअल बेसिस पे 28%, 30%, 32% का भी यील्ड चार्ज करती हुई देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप एकदम न्यू टू क्रेडिट कस्टमर को जाके लोन दे रहे हो और उसके पास कोई सर्टेनिटी नहीं है इनकम का, कि भाई अगर आप शहर में आके किसी सैलरी कस्टमर को लोन देते हो तो आपके पास इतनी तो गारंटी होती है कि यार ये नौकरी करेगा और नौकरी में महीने के पहले हफ्ते में इसको इसकी तनख्वाह मिल जाएगी, तो उससे ये मेरी ईएमआई सर्विस कर सकता है। बट जो हमारे माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट है वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर जो स्टेबिलिटी इनकम है वो ना के बराबर है, कि मतलब आप जाके किसी तबेले वाले को लोन दे रहे हो, आप किसी 5-6 लोगों का ग्रुप बना के उनको लोन दे रहे हो जो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं। इसलिए रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा है। उस रिस्क को एसोसिएट करने के लिए या उसको मिटिगेट करने के लिए ये कंपनियां ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करती हैं। तो ये तो हो गया इनका बिजनेस मॉडल। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इनके बिजनेस मॉडल में, दैट इज जॉइंट लैंडिंग ग्रुप। अब जॉइंट लैंडिंग ग्रुप क्या होता है कि ये लोग किसी भी गांव में जाते हैं तो एक आदमी के ऊपर अपना सारा का सारा रिस्क नहीं डालना चाहते, कि भाई मैं सारा का सारा लोन एक ही आदमी को दे दूं और वो डिफॉल्ट कर जाए और मेरी पैसे की डूबत हो जाए। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, उस गांव में 5-6 औरतों का एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप पे लैंडिंग करते हैं। उससे इनको फायदा क्या होता है, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जैसे ही आप गांव वाले रीजन में जाओगे आपका सोसाइटी प्रेशर बढ़ जाता है कि भाई लोन पे डिफॉल्ट नहीं कर रहा, तो लोन पे डिफॉल्ट नहीं करना, इसलिए सारी फैमिलीज एक साथ मिलकर उस लोन को सर्विस करने की कोशिश करती है। और एंड ऑफ द डे ये कंपनी अपनी ईएमआई निकलवा लेती है, जो मतलब इनका बेसिक काम है कि लेंड करो और ईएमआई रिसीव करो, तो वो वाला काम इनका थोड़ा सा आसानी से हो जाता है। सेकंड चीज क्या है कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, कि भाई गवर्नमेंट ने गांव में गई आईटीआई बिठाई और वहां पर सपोज 5-6 औरतों ने मिलकर सिलाई का काम शुरू किया, तो सिलाई का बिजनेस शुरू करने के लिए उनको थोड़ा बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, कि भाई कपड़ा खरीद के लाना है, मशीन खरीद के लानी है, एक दुकान रेंट पे लेनी है, एनी एक्सपेंसिव कॉस्ट जो होगा उसके लिए ये लोग फंडिंग करते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप 5-6 लोग 10 लोग मिलकर एक लोन ले लो, लाख रुपए 10 लाख लाख 2 लाख रुपए का लोन ले लो और उसको फिर हम आगे आपसे सर्विस कराते रहेंगे। तो ये इनका बेसिक बिजनेस मॉडल है। और यहीं पर सारी की सारी कंपनियों में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई हैं। अब ये प्रॉब्लम की शुरुआत हुई फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के साथ पंजाब वाले रीजन में। जब इलेक्शंस थे हमारे 2024 में, जून के महीने से पहले पंजाब वाले रीजन में कुछ नेताओं ने जाके पंजाब के माइक्रो फाइनेंस सर्विसिंग कस्टमर्स को बोला कि आपको ये लोन रीपे करने का जरूरत ही नहीं है, आपका ये लोन वेवर ही हो जाएगा, हम ये लोन आपका माफ करा देंगे। तो क्या हुआ, लोगों ने ईएमआई सर्विस करना बंद कर दिया और फ्यूजन वालों ने जब उनको जाके पूछा कि भैया आप पैसा रिटर्न कर क्यों नहीं रहे हो, तो उन्होंने बोला कि सरकार ने हमारे ये लोन माफ कर दिए। और फ्यूजन का उस टाइम पे पंजाब वाले रीजन पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा था, ऑलमोस्ट 15-20% ऑफ देयर लोन बुक पंजाब वाले रीजन से ही आ रही थी। इस वजह से उनके जो ग्रॉस एनपी नेट एनपी नंबर्स हैं वो ऊपर जाने लगे, एसेट क्वालिटी खराब होने लगी, उनको प्रोविजन बढ़ाने पड़े। और वहां से उस कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करना शुरू किया था। उसके बाद ये धीरे धीरे प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया फैल गई कि लोगों की कमाई नहीं हो रही थी, लोग ईएमआई सर्विस नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से सारी की सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का जो ग्रॉस एनपी नेट एनपी नंबर है वो ऊपर की तरफ जाने लगे। यहां तक कि जो बैंक, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में लोन कर रहे थे, उनकी भी हालत खस्ता होने लगी। जैसे हमारे को एग्जांपल है हमारे पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो बहुत एग्रेसिवली लेंड कर रहा था माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में, उसकी भी सिचुएशन खराब ही हुई और वो भी कुछ बहुत ढंग का कर नहीं पाया, उसने भी इस बार लॉस ही रिपोर्ट किया। अब हमें सेक्टर में क्या देखना है कि यहाँ पर दो मेन प्रॉब्लम, पहली थी एसेट क्वालिटी की। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट आप अपनी एसेट क्वालिटी में स्टेबिलिटी लेके आओ, कि भाई जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको आप पॉज मोड में तो लेके आओ, आप उसमें कंसोलिडेशन तो लेके आओ, कि भाई अब और ज्यादा हमारा एसेट क्वालिटी खराब नहीं हो रही, अब यहाँ से स्टेबल है, इसके बाद हमारी सिर्फ रिकवरी होगी। तो पहले उस स्टेज पे आप
सेकंड चीज क्या है कि अब आप लेंडिंग के स्पेस पे कर पा रहे हो, क्योंकि जैसे ही किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए ऊपर की तरफ जाता है, उनकी पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ नीचे आ जाती है। कि आपको पता चलता है कि वो लोग पहले फोकस करते हैं रिकवरीज के ऊपर, पहले जो बाहर पैसा गया हुआ है उसको वापस अंदर सिस्टम में लेके आने की कोशिश करते हैं। तो आपकी पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ कितना है, ये सेकंड चीज हमें देखना है। उसके बाद थर्ड चीज हमें देखना है कि जो आपका जॉइंट लैंडिंग ग्रुप मॉडल है वो कितना सक्सेसफुल हो पा रहा है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि कुछ कंपनीज बता रही है कि पहले हम क्या किया करते थे कि एक गांव में सपोज 5 लोगों का ग्रुप बना के ये लोग लोन कर रहे हैं, तो ऐसे 5 लोगों के 5 ग्रुप थे, तो 25 लोगों को इन लोगों ने टोटली ग्रुप किया था। तो इनके जो कलेक्शन एजेंट थे वो एक फिक्स तारीख को जाते थे गांव में, वो पंचायत की तरह सब लोग इकट्ठा होते थे और इनके जो कलेक्शन एजेंट्स हैं उनको पैसा लाके दे देते थे। बट अब लोगों की कमाई नहीं हो रही है, इसलिए लोगों ने उन कलेक्शन एजेंट्स के पास आना ही बंद कर दिया है। वो जो इनकी मंथली मीटिंग्स हुआ करती थी, मंथली जो एक जगह पर इकट्ठा हुआ करते थे, वो करना ही बंद कर दिया है। इसकी वजह से इन सारी कंपनीज के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो इनको नई फ्रेश हायरिंग करनी पड़ रही है, और हायरिंग नॉट इन टर्म्स ऑफ डिस्बर्समेंट की, देखो अगर आपका कंपनी एक्सपांड करेगा तो आपको नए मैन पावर की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, आपको आदमी हायर करना ही करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आदमी हायर हो रहा है कलेक्शंस के लिए, क्योंकि पहले अगर 25 लोगों को एक साथ इकट्ठा करके लोन लेके आना होता था, पैसा वापस लेके आना होता था, तो वो एक आदमी कर लेता था। बट अब लोग बाग कलेक्ट ही नहीं हो रहे, तो इसीलिए उस एक गांव में अब एक की बजाय 5 आदमी लगेंगे कि वो 5 घरों में जाए और पैसा कलेक्ट करके लेके आए। तो मैन पावर आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। इन शॉर्ट आपके लिए चीजें खराब ही होती जा रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अब आपके लिए जॉइंट लैंडिंग ग्रुप मॉडल कितना सक्सेसफुल रहा है, क्या आप इसमें ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोई नया सेगमेंट उठा रहे हो जिसमें आप ग्रोथ फोकस कर रहे हो, और इस जॉइंट लैंडिंग ग्रुप मॉडल पे अभी जितने लोन्स दिए गए हैं उनका आगे चल के आप क्या करोगे, क्या उनको आप बाइंड डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, या अभी भी आपको जॉइंट लैंडिंग ग्रुप मॉडल के ऊपर ट्रस्ट है कि भाई एक फेज आया था बीच का जिसमें हमारी एसेट क्वालिटी खराब हुई थी और आगे चल के वापस चीजें ठीक हो जाएंगी, इस चीज पर आप विश्वास रखते हो। तो ये हमें अब सारी की सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में देखना है। अब इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं अरमान फाइनेंस के साथ। अगर हम अरमान फाइनेंस का एवीएम के बारे में बात करें तो इनका एवीएम गिर गया हुआ 15%। अब ये हम बात कर रहे हैं फुल ईयर बेसिस पे, फुल ईयर FY25 के बारे में अगर हम बात करें तो आपका एवीएम 15% से गिर गया, डिस्बर्समेंट 25% से गिर गए। दिस गिव्स यू अ क्लियर कट इंडिकेशन कि कंपनी में एसेट क्वालिटी टर्म्स पे तो चीजें खराब चल रही है। क्योंकि कभी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपनी लोन बुक ग्रोथ करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप पैसा बांटने निकलोगे आपको 50 लोग मिल जाएंगे लेने वाले। प्रॉब्लम है उनसे रिकवरी कराना, आपने दे तो दिया, उनसे इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कैसे लोगे, दैट इज द मेन गेम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खेलने का कोशिश करता है। तो जब आपका साइकिल पूरा नहीं हो पाता, जो आपने पैसा बाहर भेजा था वो आप वापस अंदर नहीं लेके आ पाते, वापस अपने सिस्टम में, वापस अपनी ब्रांच में नहीं लेके आ पाते, तब आप करते हो अपनी डिस्बर्समेंट की ग्रोथ में कटौती। क्या आप कहते हो कि यार पहले जो बाहर पैसा पड़ा हुआ है उसको हम अंदर लेके आएंगे, बाद में नया पैसा लैंड करेंगे, पहले रिकवरी के ऊपर फोकस करो। तो ये चीज तो यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी भी अभी रिकवरी के ऊपर फोकस कर रही है, ग्रोथ के ऊपर का कोई फोकस नहीं है। चलिए ये चीज हमें समझ में आ गया। उसके बाद इनके थोड़े ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का 11 स्टेट्स में ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है, बट मोटा मोटी 4-5 स्टेट से इनका सारा का सारा लोन बुक आ रहा है। 29% गुजरात से आ रहा है, 23% यूपी से आ रहा है, 16% एमपी से आ रहा है, और बचा हुआ जो 32% है वो हमारे अदर स्टेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। चलिए उसके बाद अगर हम इनके लोन बुक सेगमेंटेशन के बारे में थोड़ी सी बात करें तो इनके 3 ही मेन सेगमेंट है, बल्कि 2 ही मेन सेगमेंट है। जो बचा हुआ तीसरा सेगमेंट है तो वो तो लेस देन 5% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। 73% दर लोन्स आर माइक्रो फाइनेंस, जो ये छोटे टिकट साइज का एकदम गांव वाले एरिया में जाके लोन करने का काम करते हैं, वो है इनका 73% अदर लोन बुक। 21% अदर लोन बुक इज एमएसएमई लोन्स। एमएसएमई लोन्स थोड़े बड़े टिकट साइज के लोन हो गए, थोड़े से ज्यादा मेच्योर कस्टमर को लोन हो गया, मतलब उसके पास एक छोटी मोटी फैक्ट्री होगी, उसको आप 50-60 लाख रुपए का लोन दोगे तो वो फिर भी थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है, फिर भी थोड़ी सी विजिबिलिटी अर्निंग्स उस बंदे की आपको आती हुई देखने को मिलती है कि भाई ये करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डाल के बैठा है तो महीने का 1-1.5 लाख रुपया तो कमा ही रहा होगा। तो ये थोड़ा सा हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है, इसलिए वहां पर यील्ड थोड़ी सी कम है, वहां पर मार्जिन हमें थोड़े से कम मिलेंगे, बट वहां पर सर्टेनिटी ज्यादा है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स 21%, तो ये हो गया आपका 94-95%। बचा हुआ जो 5% है उसमें दो सेगमेंट आते हैं, एक आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो इन्होंने अभी ताजा ताजा शुरू किया है जब से इनको इनकी एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आती हुई देखने को मिली है। क्योंकि जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है दैट इज 100% कोलैटरल बैक, तो वहां पर तो आपका कोई भी बंदा डिफॉल्ट करेगा, आप उसका उठा के घर बेचोगे, पैसा रिकवर करोगे,
बैंक के ऊपर या एनबीएफसी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके अलावा 3.5% लोन्स आर आपके टू व्हीलर लोन्स, व्हीकल लोन्स, की गांव में जाके किसी को स्कूटर खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए लोन कर दिया। तो ये हो गया इनका लोन बुक सेगमेंटेशन। अब आ जाते हैं हम अपने मेन सेगमेंट के ऊपर कि भाई माइक्रो फाइनेंस स्पेस में इनकी चीजें चल किस तरीके से रहेगी। अगर हम देखें यहाँ पर एयूएम डी ग्रू बाय 23%, डिसबर्समेंट फेल बाय 35%। उसके अलावा इनका एवरेज टिकट साइज थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब पहले इनका एवरेज टिकट साइज था 44,000 रुपीज के आसपास का, मतलब एक 5 जनों के ग्रुप को मिला के ये 40-45 हजार रुपए लैंड कर रहा है। तो देखो कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव होके चल रहे थे, बट उसके बाद भी प्रॉब्लम आई। तो पहले 44,000 रुपीज के आसपास का एवरेज टिकट साइज था, जो बढ़कर 48,000 हो गया। मतलब अब ये उन कस्टमर को चूज करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी विजिबिलिटी इन अर्निंग ज्यादा है। इसकी वजह से उसको ये थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट लेंड कर पा रहे हैं, उसको कह पा रहे हैं कि यार तू थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले ले, क्योंकि मेरे को तेरी अर्निंग्स दिख रही है कि तू इतना पैसा कमा लेगा, मेरी ईएमआई सर्विस कर लेगा, इसलिए मैं तेरे को थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा एडिशनल लेंड कर सकता हूं। अब इसके दो रीजन, एक तो आपकी एग्जिस्टिंग लोन बुक में ग्रोथ नहीं आ रही है, इसलिए आपको करंट कस्टमर को ढंग से असेस करके उसको ज्यादा टिकट साइज का लोन देना पड़ रहा है, जिससे आपकी जो डी ग्रोथ है उसको आप कंटेन कर पाओ, पहली चीज। सेकंड चीज क्या है, अब आपका रिजेक्शन रेट बढ़ गया कि भाई पहले अगर आपके ब्रांच में 100 कस्टमर अंदर आ रहे थे तो आप उसमें से सपोज 60 को रिजेक्ट कर रहे थे, बट अब आपको पता चल रहा है आपकी एसेट क्वालिटी में मार्जिन नहीं बचा, बफर नहीं बचा, तब आप 80-85% को रिजेक्ट कर रहे हो, सिर्फ 15% को लोन दे पा रहे हो। तो उन 15% को आप ज्यादा टिकट साइज का लोन देने की कोशिश करते हो। तो चलिए ये चीज भी हमें समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम पैट के बारे में बात करें, अब हम बात करें सिर्फ माइक्रो फाइनेंस स्पेस के बारे में, वो 73% के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उस 73% में पार्ट 95% चले गया, मतलब एकदम गायब ही हो गया, सिर्फ 5% का पार्ट बचा इस कंपनी का। और आरओए और आरओई के बारे में तो बात ही क्या करें, जब पार्ट ही गायब हो गया तो आरओए और आरओई का तो कोई मतलब ही नहीं बता। अब इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, आरओए और आरओई का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं यहीं पर बैठ के, जैसे हम जब फुल कंपनी एनालिसिस करें तो हमें ये थोड़ी सी चीजें आसान हो जाए। अब आरओए इज नथिंग बट योर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट। टोटल एसेट इंक्लूड्स योर डेट प्लस इक्विटी। इक्विटी वो हुआ जो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, धंधा करते टाइम पैसा डाला था, और जो आपका डेट है वो हो गया जो आप लेवरेज उठा रहे हो, कि भाई आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो आप अपना लेवरेज बढ़ाते रहते हो, तो दैट इज आपका जो डेट वाला कंपोनेंट हो गया। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट ही गायब हो जाएगा, न्यूमरेटर आपका 95% से रिड्यूस हो जाएगा, और जो आपका डेट एंड इक्विटी वाला कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, तो आपको पता चलेगा आपका आरओए गायब हो गया। सेकेंड लेवल पे आते हैं, आरओई क्या है, आरओई इज ऑल्सो आरओए इंटू लेवरेज। तो अगर आपका आरओए रिड्यूस बाय 95%, तो आपका आरओई भी 95% से रिड्यूस हो गया। उसके ऊपर से इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि यार अब हमारी कंपनी की सिचुएशन अच्छी तो है, ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस की भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में अपना लेवरेज पोजीशन जितना कम कर सकते हो उतना कर लो। तो आज के दिन ये कंपनी बहुत ज्यादा लेवरेज है ही नहीं, मतलब इन्होंने ना के बराबर लेवरेज कर रखा है, जबकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक एनबीएफसी कंपनी ऑलमोस्ट 7 टाइम्स 8 टाइम्स लेवरेज तक जा सकता है, और यहाँ पर तो शायद 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स लेवरेज दी है कंपनी, तो अपना लेवरेज को ये कम किया। अब इससे इनको फायदा क्या होगा कि जब ये इंटरेस्ट रेट पलटेंगे, देखो ऐसा तो कभी नहीं है कि आज के बाद माइक्रो फाइनेंस स्पेस कभी ऊपर नहीं आएगा, या माइक्रो फाइनेंस स्पेस में कभी रिकवरी नहीं आएगी। तो जिस दिन रिकवरी आएगी तो अरमान फाइनेंशियल इज वेल पॉइज्ड टू टू grow their loan book at a much faster pace than its peers because उसका leverage ratio कम। बाकी सारे कंपनियों में क्या है कि आपकी एसेट क्वालिटी भी खराब है, आपका लेवरेज भी फुल है, तो आप 7 टाइम्स 6 टाइम्स लेवरेज होके एसेट क्वालिटी खराब करके बैठे हो। यहाँ पर लेवरेज 2 टाइम्स ही है और एसेट क्वालिटी खराब है, तो जैसे ही इनको फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी देखने को मिलेगा, ये लोग अपने लेवरेज को बूस्ट कर सकते हैं, अपने आरओई को यहाँ से 4 गुना 5 गुना लेके जा सकते हैं, जिससे इनको एक जबरदस्त ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोविजन तो ये पूरा बना के बैठे हैं। तो यहाँ पर इनको एक ये एडेड एडवांटेज मिल सकता है, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए जी, ये चीज हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो यील्ड के बारे में तो क्या ही बात करेंगे, यील्ड स्टेबल है, ग्रॉस एनपी इनका पहुंच गया 3.36%, नेट एनपी पहुंच गया इनका 0.37%। ये हम बात कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस स्पेस के बारे में। उसके बाद हमारा आता है 20-21% वाला सेगमेंट, जो है हमारा एमएसएमई लेंडिंग, एमएसएमई बुक। एमएसएमई बुक पे अब इनका थोड़ा फोकस बढ़ा है, क्योंकि कंपनी को पता चला कि यार 73% वाले में तो हमारा बैंड बज रहा है, वहां पर तो कस्टमर आ नहीं रहा, और जो आ रहा है उसको हम दे नहीं पा रहे,
तो अपना थोड़ा सेगमेंट चेंज करो। अब आप थोड़े बड़े टिकट साइज का लोन देने की कोशिश करो, थोड़े से ज्यादा स्टेबल कस्टमर को लेंड करने की कोशिश करो। तो वहां पर इन्होंने अपना फोकस बढ़ाया और इसीलिए वहां पर हमें एवीएम ग्रोथ भी देखने को मिला। सो वहां पर हमें 24% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। कलेक्शन एफिशिएंसी भी ठीक ठाक रही, वहां पर आरओए या आरओई नंबर्स भी ठीक ठाक रहे। तो इनका एमएसएमई बुक इज परफॉर्मिंग गुड, परफॉर्मिंग। अगर उसको भी अगर हम एमएसएमई कंपनी से कंपेयर करें तो सबसे अच्छा तो नहीं है, बट हाँ इंडस्ट्री एवरेज से जरूर अच्छा कर रही है इनके वो वाली बुक। और उसका बेस छोटा है इसलिए ग्रोथ भी हमें अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम इज विद माइक्रो फाइनेंस बुक, जहां पर अभी हमें ये तो देखने को मिला है कि यार वर्स्ट तो चला गया, वर्स्ट पीरियड इज ओवर। अब आप कंसोलिडेशन वाले फेज में हो। अब आप इसको कंसोलिडेट कितना जल्दी कर पाते हो वो आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी कंपनी फिलोसफी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अगर एक क्वार्टर या मैक्स टू मैक्स 2 क्वार्टर, मतलब दैट इज Q2 ऑफ FY26 में अगर ये अपनी कंसोलिडेशन को पूरा करके फर्स्ट साइंस ऑफ रिकवरी दिखा पाते हैं कि भाई हम अपनी लोन बुक ग्रोथ पॉजिटिव नंबर में नहीं आए, कि भाई 10% 15% का भी अगर आप लोन बुक ग्रोथ ले आओ तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा चलो इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप समझते हैं। तो ये एक ऐसा कंपनी था जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 50-60% के आसपास पे ग्रो कर रहा, तो 50-60% का ग्रोथ था इसकी लोन बुक में। अब हम कह रहे हैं कि यार अगर आप पॉजिटिव 10-15% भी ले आए तो बहुत अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि हम अभी ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 15% कोई बहुत अच्छा नंबर है, बट एटलीस्ट आप -15% से +15% पाए, तो आपने ये तो दिखा दिया कि यार जो मेरा खराब समय था वो निकल गया, अब मैं रिकवरी कर रहा हूँ, नाउ आई कैन गेट बैक टू माई बेस्ट। अब मैं वापस वो 50-60% का नंबर टच कर सकता हूँ। सो 50-60% के नंबर टच जब तक करेगी तब तक तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो चुका होगा। एज ए शेयर होल्डर हम दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं, या तो ईपीएस ग्रोथ आ जाए या वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो जाए। अगर आज ये कंपनी 1.2 1.3 1.5 टाइम्स प्राइस की बुक पे बिक रहा है, तो अगर ये 50-60% का ग्रोथ करेगा ना तो ये 4 टाइम्स प्राइस की बुक पे मिलेगा। तो मतलब इसका यहां से वैल्यूएशन मल्टीपल 2.5 टाइम्स हो जाए। सो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ऑफ रिकवरी में समझ पाते हो कि भाई यहां से कंपनी रिवर्स कर रहा है, यहां से कंपनी का वर्स्ट पीरियड ओवर हो गया है और यहां से इसके अच्छे दिन आ गए हैं, तो हमें पता चलेगा कि यार आप इसको 1.5 टाइम्स के मल्टीपल पर खरीदोगे। अगर ईपीएस ग्रोथ मिला दें तो 60% का ईपीएस ग्रोथ प्लस 2.5 टाइम्स के आसपास का वैल्यूएशन एक्सपेंशन आपका 100% का रिटर्न बन गया। तो वो बहुत गजब रिटर्न हो जाएगा, 100% सीजीआर फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। तो वो एक बहुत एक्सपोनेंशियल रिटर्न बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल रिटर्न बनाने के लिए हमें सही टाइम पे सही समझ के साथ इस कंपनी में एंटर करना पड़ेगा। और इस कंपनी के बारे में नहीं, हम ये चीज पूरे स्पेस के बारे में ही कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है जो 3-4 साल बहुत अच्छा करता है, उसके बाद इनकी ऐसी तैसी हो जाती है, इनकी एसेट क्वालिटी खराब हो जाती है, नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए नंबर ऊपर चले जाते हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रोविजंस करने पड़ जाते हैं और इनकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाती है। उस टाइम सारे इनकी ऐसी तैसी होके इनके वैल्यूएशन मल्टीपल आधे आधे हो जाते हैं, 1/3 गिर जाते हैं, कहीं कहीं तो 1/5 भी गिर जाता है। तो वहां पर तो बहुत हालत खराब हो जाती है। बट अगर आप इसको अपने वर्स्ट फेज में खरीदो और अपने बेस्ट फेज में बेचो, सो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस टाइप ऑफ कंपनी। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी तक हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो इनका एमएसएमई वाला सेगमेंट है वो अच्छा कर रहा है, दैट इज 21% ऑफ देयर बुक। 73% ऑफ देयर बुक इज माइक्रो फाइनेंस, जिसका वर्स्ट पीरियड ओवर हो गया है, फर्स्ट साइंस ऑफ रिकवरी नहीं आया, बट हाँ वर्स्ट इज बिहाइंड, इतना हम कह सकते हैं। स्टेबिलिटी कंसोलिडेशन वाले फेज में वो आ। अगर हम ओवरऑल कंपनी के लेवल पे बात करें तो इनका टोटल इनकम वेंट अप बाय 23%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज अप 15%, वहीं पैट वाज डाउन 75%। अब ये कैसे हुआ इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उठाओ, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो, किसी भी तरीके का एनबीएफसी हो, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, प्राइम हाउसिंग फाइनेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग कंपनी, किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपको 5-6 सेम चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले आता है आपकी इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम मतलब जो आपने लोन दिया था उसके ऊपर जो आपने ब्याज कमाया, जो इंटरेस्ट कमाया, दैट इज योर इंटरेस्ट इनकम। अब आप किसी रेट पे भी तो बोरो कर रहे होगे, जो आपने उसको 1 लाख रुपया लेंड किया है वो भी तो आपको कहीं ना कहीं से मिला होगा। सपोज वो आपको एचडीएफसी बैंक से मिला, एचडीएफसी बैंक इज लेंडिंग यू एट द रेट ऑफ 5%, 6%, 7% या 10% मान लेते हैं कि आपने सामने वाले कस्टमर को 28% पे चार्ज किया, एचडीएफसी बैंक ने आपको 10% पे चार्ज किया, तो आपका यील्ड है 18% का, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है 10% की, आपका जो स्प्रेड है वो है 18% का।
इतनी चीज हमें क्लियर हो गई। सो आपकी इंटरेस्ट इनकम है 28% की, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है 10% का। तो इंटरेस्ट इनकम में से इंटरेस्ट एक्सपेंस हटा देंगे तो हमें मिलेगा नेट इंटरेस्ट इनकम। अब नेट इंटरेस्ट इनकम में से नेट इंटरेस्ट इनकम में अदर इनकम जोड़ देंगे। अदर इनकम क्या हुआ कि भाई आपने लोन प्रोसेसिंग का चार्ज ले लिया, आपने ईएमआई मिस होने का चार्ज ले लिया, आपने ईएमआई डिले होने का चार्ज ले लिया, या आपने और एनी एक्सवाइजेड चीज के लिए चार्ज ले लिया कि भाई सपोज आपने प्रीपेमेंट का चार्ज ले लिया। जो भी एडिशनल कॉस्ट है वो आपकी अदर इनकम में जाके जुड़ रही है। तो अगर आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम को जोड़ दो तो आपको मिलेगी एक टोटल इनकम। अब टोटल इनकम में से हमें घटाना है केपेक्स। केपेक्स का मतलब क्या हुआ? नई ब्रांच सेटअप करने का खर्चा, नए एम्प्लॉय हायर करने का खर्चा, जो भी रनिंग एक्सपेंसेस हैं कि भाई एम्प्लॉय को आपको फील्ड पे उतारने के लिए सपोज 2 रुपए पर किलोमीटर के रेट के हिसाब से पेट्रोल का पैसा देना पड़ रहा है। जो भी एनी एक्सपेंसेड एक्सपेंसेस जो भी आ गए वो आपका हो गया केपेक्स। सो टोटल इनकम में से अगर आप केपेक्स हटा दोगे तो आपको मिलेगा प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको बोलते हैं हम कामकाजी मुनाफा, जो आपने सुना होगा। तो इनका कामकाजी मुनाफा बढ़ रहा है 15% से, और पैट घट रहा है 75% से। 75% रिडक्शन इन पैट हो रहा है। तो जो हमारा कामकाजी मुनाफा है, पीपॉप है, पीपॉप और पैट के बीच में सिर्फ दो चीजें आती हैं, जिसमें से एक चीज कांस्टेंट है, दैट इज टैक्स। तो टैक्स आपका कांस्टेंट है, उसको हटा। वेरिएबल एक चीज बचती है, दैट इज प्रोविजंस। प्रोविजंस कह लो, क्रेडिट कॉस्ट कह लो, एसेट क्वालिटी कह लो, वन एंड द सेम थिंग। मतलब एक ही चीज को बताने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजन वो पैसा है जो आज आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकाल के साइड रख रहे हो उस खराब हुए लोन के लिए, जो आपको लग रहा है कि ये रिकवरी नहीं हो पाएगी। सपोज आज आपकी 100 रुपए की लोन बुक है। 100 रुपए की लोन बुक में आपको लग रहा है कि यार ये 10 रुपए मेरे वापस नहीं आएंगे, और 10 रुपए में मेरे को कुछ पैसा निकाल के रखना पड़ेगा, जिससे मेरी जब ये लोन मैं हटा दूं अपनी बुक में से तो एक साथ नुकसान ना आए। तो आज क्या करते हो? आज आप अपने प्रॉफिट में से, जो आपका कामकाजी मुनाफा है, जो आपका पीपॉप है, उसमें से कुछ पैसा सपोज 5 रुपए 7 रुपए निकाल के आप साइड रखते हो कि यार ये जो मेरा 10 रुपया खराब हुआ है ना, ये मैं इसकी तरफ निकाल के रख रहा हूँ कि जिसलिए अगर किसी दिन ये लोन मैं अपनी बुक से राइट ऑफ करने जाऊं तो मेरी बुक में एक साथ इंपैक्ट ना आए। दैट इज प्रोविजंस। अगर प्रोविजंस को आप अपनी ओवरऑल एयूएम से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगी क्रेडिट कॉस्ट। ये चीज भी हमें समझ में आ गई। तो इफ योर प्रोविजंस आर गोइंग अप तो आपको कंपनी सिंपल इंडिकेशन दे रहा है कि आगे चल के हो सकता है हमारी एसेट क्वालिटी खराब हो जाए, इसीलिए आज हम अपने प्रॉफिट में से ज्यादा पैसा साइड निकाल के रख रहे हैं ताकि हम इसको सस्टेन कर पाए। सो इनकी प्रोविजंस 4x हो गए, 4 गुना बढ़ गए, क्योंकि एसेट क्वालिटी खराब हुई, जो हमने ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस स्पेस में वीडियो की स्टार्टिंग में समझा था। इस वजह से हमें पता चला कि इनका पैट 75% से गायब है। तो चलिए ये चीज भी हमें समझ में आ गया। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कॉन कॉल में मैनेजमेंट में क्या बोला, मैनेजमेंट एक्चुअली बिजनेस के बारे में क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, और आगे की क्या गाइडेंस। तो अगर हम पहले की गाइडेंस के बारे में बात करें, जब चीजें ठीक थी, आज से कुछ 4-5 क्वार्टर पहले की अगर हम बात करें, तो ये कंपनी 35% के आसपास का गाइडेंस देता था। तो वो गाइडेंस का भी दूर दूर तक फुलफिल होता हुआ नहीं देखने को मिला। वो जो शायद पूरे FY26 में भी मुश्किल से ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो वो गाइडेंस तो भूल जाओ। उसके बाद अभी मैनेजमेंट का कहना है कि यार अभी इट्स टू अर्ली टू से कि भाई वर्स्ट इज ऑलवेज वर्स्ट इज बिहाइंड, कि भाई एज अ शेयर होल्डर, एज ए एनालिस्ट, कि हम तो ये मान सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई कंपनी रिकवरी कर रही है, बट द मैनेजमेंट इज कंजर्वेटिव। मैनेजमेंट कह रहा है कि यार अभी भी आप हमें एक क्वार्टर दो, एक क्वार्टर बाद हम चीजें आपको असेस करके पुख्ता तरीके से बता पाएंगे कि भाई हाँ अब हो गया, अब इससे ज्यादा चीजें बुरी नहीं जा सकती। तो एक चीज तो ये थी। दूसरी चीज मैनेजमेंट कह रहा है यार हमारा खर्चा बहुत बढ़ रहा है। खर्चा हमारा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग बाग हमें आके पैसा दे नहीं रहे, क्योंकि हमने देखा कि यार ये इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है। हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में कंज्यूमर स्पेंडिंग गायब हो गई है। अगर हम किसी भी एफएमसीजी कंपनी का रिजल्ट देखें, 1-2% का वॉल्यूम ग्रोथ आता है, पैट में ग्रोथ आ नहीं पा रहा है। तो कुल मिला के ये पूरा कंज्यूमर वाला मार्केट ठंडा पड़ा है। और जो हमारा माइक्रो फाइनेंस वाला कस्टमर है वो तो चलता ही इसके ऊपर है कि लोग बाग खर्चा करेंगे, क्योंकि उसके पास कोई पुश्तैनी नहीं जायदाद तो है नहीं कि भाई कि इस महीने कमाई नहीं हुई, कोई बात नहीं हमारी ईएमआई फिर भी जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा बचा हुआ था। वो रोज कमा रहा है और रोज कमा के आपको पैसा दे रहा है। तो वो चीज हो नहीं पा रही, इसकी वजह से इन लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा। तो इस कंपनी के लिए या इस पूरे सेक्टर के लिए रेट कट एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज है।
कि रेट कट होंगे तो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आएगी। इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आने से ज्यादा फायदा इनको तब होगा जब कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा। कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा तो कंज्यूमर खर्चा करने के बारे में सोचेगा, खर्चा करने के बारे में सोचेगा तो ये जो एकदम नीचे तबके के लोग हैं इनके पास पैसा आएगा, इनकी इनकम बढ़ेगी, इनकी इनकम बढ़ेगी तो इनके खर्चे बढ़ेंगे, ये हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे और ये फिर साइकिल वापस शुरू होने लगेगी। फिर इनकी कमाई बढ़ेगी, तब ये लोग अपनी ईएमआई सर्विस कर पाएंगे, फिर ये अरमान फाइनेंस जैसी कंपनियों का भला हो पाएगा। तो ये चीज हमें एक और चीज समझ में आ गई। तो अभी तो इनको इसलिए खर्चा करना पड़ रहा है क्योंकि इनको मैन पावर बढ़ानी पड़ रही है अपनी कलेक्शन में, कि जा जाके जहां पर पहले एक आदमी जा रहा था वहां पर 5 आदमी जा रहे हैं। उसके अलावा इनको प्रॉब्लम क्या हुई कि जो पहले से कलेक्शन एजेंट्स इनके थे उनको इनको रिप्लेस करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका इमोशनल कनेक्ट बैठ गया था उन लोगों के साथ जहां पर जाके वो लोग कलेक्शन कर रहे थे। कि भाई सपोज वो 3 साल से कलेक्शन कर रहे हैं, पिछले 2 साल से तो इनको पैसा मिल रहा था, लास्ट 1 साल में प्रॉब्लम आ रही, सो दे वर नॉट एबल टू एफिशिएंटली कलेक्ट मनी। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से कितना भी देख लें कि यार आदमी की कमाई नहीं हो रही, वो बेचारा नहीं दे पा रहा, बट कंपनी बेचारेपन के नाम पे अपना घाटा नहीं करा सकती ना। कंपनी को पैसा बनाना है, कंपनी को शेयर होल्डर को पैसा प्रॉफिट दिखाना है, तो उसको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। सो उसकी वजह से मैनेजमेंट को काफी काम करना पड़ा, काफी खर्चा करना पड़ा, काफी नई मैन पावर इकट्ठी करनी पड़ी। तो अभी तो डिस्बर्समेंट की तरफ ध्यान ही नहीं, मैनेजमेंट कह रहा है कि अभी 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तो हम डिस्बर्समेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे कि हम कितना पैसा आगे लैंड कर सकते हैं, अपनी लोन बुक को कितनी पेज पे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं हमारी एसेट क्वालिटी के ऊपर और हमारे करेक्शन के ऊपर। ये चीज भी समझ में आ गई, ठीक है। उसके अलावा और किसी चीज पे, हाँ अच्छा, एक और माइक्रो फाइनेंस वाले सेक्टर में हमें चीज देखने को मिलेगी कि कस्टमर ओवर लेवरेज हो चुका है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि इन कंपनियों ने, कि एक ही आदमी ने फ्यूजन से भी लोन ले लिया, अरमान से भी लोन ले लिया, उज्जीवन से भी लोन ले लिया और किसी 3 4 और एनबीएफसी से लोन ले लिया। तो उसकी औकात है 10,000 रुपए की ईएमआई करने की। उस 10,000 रुपए की ईएमआई करने के लिए उसने एक और लोन ले लिया, फिर उसकी ईएमआई पे करने के लिए उसने एक और लोन ले लिया, तो वो एक डेट ट्रैप में फंस गया। तो बीच में इन्होंने एक फिगर निकालना शुरू किया था कि भाई अरमान के अलावा हमारे जो कस्टमर है उनके कितने और लोन चल रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक नंबर डिस्पैरिटी थी कि ऑलमोस्ट 20-25% ऑफ देयर कस्टमर्स वर हैविंग मोर देन 4 लोन्स अदर देन अरमान। तो मतलब वो 5 जगह से लोन लेके बैठा था और उसके औकात एक जगह से लोन चुकाने की थी। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट था, बट वो धीरे धीरे नंबर कम हो रहा है और ये अपने प्रोसेस को स्ट्रिंजेंट कर रहे हैं और इसमें अपने जो स्कोरिंग है, मतलब जब भी कोई कस्टमर इनके पास आ रहा है तो ये जो अपना प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसकी स्कोरिंग को और डिफिकल्ट कर रहे हैं, जिससे रिजेक्शन रेट बढ़ जाए और सिर्फ एकदम क्लीन एकदम क्लीन माइक्रो फाइनेंस कस्टमर को ही नया लोन मिल पाए, जिससे इनकी एसेट क्वालिटी अब सुधारने लगे। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी अरमान फाइनेंस के बारे में। अभी के लिए तय रखते हैं।